हेलो बच्चों। आज है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले लास्ट के 5 लेक्चर्स में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। जैसे कि सबसे पहले कूलम्स लॉ से स्टार्ट किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, फिर कूलम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फिर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम रॉड के बारे में पढ़े और फिर रिंग के बारे में पढ़े। और याद हो तो आपको मैंने रिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दिया था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है रिंग के बारे में वजह से वो कितना आता है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 आता है। इसका वैल्यू मैक्सिमम भी होता है कहाँ पे, आर बाई रूट 2 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, प्लस माइनस क्योंकि दोनों साइड आते हैं। फिर हम लोग यानी सर्कुलर आर की वजह से पढ़े थे कि सर्कुलर आर की वजह से कितना होता है ना, ये होता है 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। इस तरह से सारे फॉर्मूले हम लोग डिराइव किए थे। कहाँ पे इक्विलिब्रियम, कैसा इक्विलिब्रियम, क्या, ये सारे कहानी हम लोग पढ़ चुके थे, राइट। अब आते कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। बट मैं आपको बता दूं पहले से ही कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के डेरिवेशन आपको बताए जा रहे हैं वो डेरिवेशंस आपको इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं कि याद रखना जाए, बट सीखना इंपॉर्टेंट है इसलिए सिखाया जा रहा है। बट जरूर नहीं कि आप उसको याद रखो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इतने है नहीं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। अगर हम एक डिस्क ले लेते हैं, डिस्क मतलब बहुत पतला थीन होता है डिस्क का, ये जो थीन डिस्क होता है, थीन मतलब जिसका कोई थिकनेस ही नहीं है, नेग्लिजिबल थिकनेस है ना, ऐसे। अच्छा, कभी अगर डिस्क ले लिए तो डिस्क में जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो तो इसके पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर डिस्क के लिए मैं कभी भी वो डेंसिटी डिफाइन करना चाहूँ तो इसके लिए क्या डिफाइंड होगा ना, इसके लिए सिग्मा इज डिफाइंड। इसके लिए क्या डिफाइंड, सिग्मा इज डिफाइंड। और वो भी सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा का वैल्यू होगा क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। और क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज जो मैं इसको गिवन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको टोटल चार्ज क्यू दूँ डिस्क के ऊपर तो वो चार्ज इसके एरिया में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसका जो सिग्मा प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, इतना सिग्मा प्रोड्यूस होगा। ओके। अब मैं क्या करूंगा ना, मुझे कैलकुलेट करना है, ये सेंटर है इस डिस्क का ओ, और ये एक पॉइंट है जो कि इसके एक्सिस के ऊपर जेड डिस्टेंस पर है। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है ना, मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क, ड्यू टू द डिस्क एट पॉइंट ओ और पी, एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे करूंगा ना, याद करो डिस्क के वजह से हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे ना, एक रिंग कंसीडर करते थे। ये वो रिंग है जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये वो रिंग है जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एलिमेंटल रिंग। याद है, एक्स पे जाके डीएक्स का एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करते थे हम लोग, है ना, डिस्क को। या फिर कभी भी डिस्क को हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना चाहे तो रिंग में तोड़ सकते हैं, क्योंकि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑलरेडी पता है, तो इसीलिए हम लोग रिंग को रिंग में तोड़ के उसको निकाल सकते हैं। सोचो, ये जो रिंग तोड़ा मैंने, इसका रेडियस कितना है ना, डी आर आर डैश, इसका रेडियस है आर डैश और इसका थिकनेस है डी आर डैश। तो अगर मैं इस रिंग को ऐसे ओपन कर दूं, काट के ऐसे ओपन कर दूं अगर रिंग को, तो इसका रेडियस था आर डैश, तो इसका जो लेंथ है वो हो जाएगा 2 पाई आर डैश, और इसका जो थिकनेस है वो कितना है ना, डी आर डैश। तो देयरफॉर इसका जो एरिया आएगा, छोटा सा एरिया डी ए, वो कितना आएगा, इसका एरिया आ जाएगा हमारा 2 पाई आर डैश इंटू डी आर डैश, ये इसका एरिया आ जाएगा। और इतने एरिया में, ये जो रिंग के इतने एरिया में कितना चार्ज होगा, चार्ज कितना चार्ज होगा इतने एरिया में, डी क्यू, दैट इज सिग्मा इंटू डी ए। बिकॉज इस रॉड का, सॉरी इस डिस्क का सिग्मा हमें पता है, तो अगर इतना एरिया में चाहिए तो सिग्मा इंटू डी ए कर देंगे, कर दिया मैंने, सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, अब डी ए का वैल्यू भी पता है हम लोगों को, कितना ना, 2 पाई आर डैश इंटू डी आर डैश, इससे सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे पहले सिग्मा मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डैश डी आर डैश। ये हो गया मेरा किसका वैल्यू, डी क्यू का वैल्यू। अब बात है कि ये जो रिंग में चूज किया हूं, ये रिंग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, कहां पे, पॉइंट पी पे, इधर प्रोड्यूस कर रहा होगा, कितना ना, डी। डी मतलब डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द एलिमेंटल रिंग, उसको हम लोग लिखते हैं डी। डी इज, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रोड्यूस्ड बाय द रिंग, जिसका चार्ज कितना है डी क्यू, जिसका चार्ज है उस वाले रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी का हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग का फॉर्मूला होता है, नीचे लिख रहा हूं मैं, के इंटू चार्ज डी क्यू इंटू एक्स, डिस्टेंस एक्स तो नहीं, डिस्टेंस अभी कितना है, कितना दूर पे चाहिए, जेड डिस्टेंस पे चाहिए, तो 2dq इंटू जेड बाई जो भी रेडियस है उसका आर डैश प्लस जेड का, आर डैश का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो ये डी का वैल्यू कितना होगा ना, डी का वैल्यू उतना होगा जितना एक रिंग प्रोड्यूस करता। रिंग प्रोड्यूस कितना करता है उसका फॉर्मूला याद करते हैं, उसका फॉर्मूला था के इंटू क्यू, लेकिन यहाँ पे तो रिंग नहीं, रिंग का चार्ज क्यू नहीं है, रिंग का चार्ज है डी क्यू, के डी क्यू इंटू कितना डिस्टेंस पर चाहिए जेड, जो हम लोग एक्स लिखते थे ना वो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है जेड है, तो के डी क्यू इंटू जेड बाई नीचे क्या आता था ना रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, किसका रेडियस, रिंग का रेडियस, दैट इज आर डैश का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज जेड का स्क्वायर, इसका होल पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्मॉल रिंग, जिसको थोड़ा हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। के को के रख देते हैं, डी क्यू को क्या लिख सकता हूं ना, सिग्मा इंटू 2 पाई r डैश इंटू डी आर डैश लिख सकता हूं। डी ए जो है डी ए, अरे सिग्मा इंटू डी ए ना, और डी ए का वैल्यू तो ये है, इंटू जेड बाई नीचे आर डैश का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये आ गया मेरा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन इस तरह से इधर की डायरेक्शन में आएगा डी, और जितने भी मैं रिंग चूज करूं सारे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो प्रोड्यूस होगा। तो देयरफॉर अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। और अच्छे से देखोगे तो नीचे दो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दैट एक्सप्रेशन इज सिंपली डी, जो मैं ऊपर लिखा हूं ना वो ही देख लो आप लोग, के सिग्मा 2 पाई जेड, के सिग्मा 2 पाई जेड, बचा कौन आर डैश डी आर डैश, आर डैश डी आर डैश, नीचे आर डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 2, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, 0 से लेकर आर तक, सिंपल सी बात है 0 से आर, क्योंकि सेंटर से पूरा डिस्क के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस के ऊपर अगर जेड डिस्टेंस पर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट में इस डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ये होगा, के सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू 1/z/√ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का √ओवर, ये आएगा तुम्हारा आंसर। और इसको और अच्छा करके भी लिख सकते हो तुम, अगर ये सिग्मा को मान लो क्या लिख दो, अगर सिग्मा को q/πr², अगर ऐसे लिख दो तो भी हो जाता है काम, पाई कैंसिल हो जाएगा, या k को लिख दो 1/4πε0, है ना, k को 1/4πε0 को तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका और एक फॉर्मूला भी आ सकता है, क्या आ सकता है ना, k को 1/4πε0 पुट कर दो, ठीक है, तो क्या होगा देख, ऊपर 2 पाई है, यह 2 पाई है और नीचे 4 पाई है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आंसर इसका ऐसा भी आ जाएगा, σ/2ε0 होल इंटू 1 माइनस z/√ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से भी इसका आंसर आएगा, σ/2ε0 1 माइनस z/जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का √ओवर, ऐसा भी आंसर आता है। दिस इज द फॉर्मूला, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बट हम कैसे डिराइव करते हैं वो समझ में आना चाहिए कि डिस्क लिया तो रिंग चूज करेंगे, रिंग लेके उसका चार्ज लिखेंगे, उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। अब सोचो इसी को अगर मैं एक स्पेशल केस बनाऊं, स्पेशल केस बनाना चाहता हूं, कैसे ना, मैं इसको इन्फानाइट प्लेट बनाना चाहता हूं। सोच, इन्फानाइट प्लेट का कॉन्सेप्ट पहले समझ। इन्फानाइट प्लेट का मतलब क्या है कि एक प्लेट जो इतना बड़ा हो, एक प्लेट जो कि यहां से स्टार्ट होके मंगल ग्रह तक जा रहा हूं, ऐसा वाला प्लेट नहीं। ये समझना, फिजिक्स में यही समझने वाली बात है
कि इन्फानाइट में कोई भी चीज को कब कंसिडर करूंगा, जब मान लो कि मैंने अभी एक ये जो वॉल है, मेरे सामने दीवार है, उस दीवार के ऊपर मैं एक छोटा सा चिट्टी को छोड़ दूं, चिट्टी समझते हो ना, एक छोटा सा चिट्टी को छोड़ दूं दीवार के ऊपर, और उस चिट्टी को पूछूंगा कि बता दीवार कितना, कहां से स्टार्ट हुआ कहां से खत्म हुआ, तो बोलेगा ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है कहीं पे, बट मैं जो बाहर खड़ा था मुझे तो लग रहा था कि दीवार छोटा सा है। इसका मतलब कोई भी चीज को हम लोग इन्फानाइट कब बोलेंगे ना, जब उससे हम लोग बहुत कम डिस्टेंस पर हो। जैसे कि मेरा हाथ है, मैं इस हाथ को इन्फानाइट मान सकता हूं कब, जब मैं इसके इतना पास 1 मिलीमीटर पास में रहकर कोई चीज मेजर कर रहा हूं, तो इससे 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे रहने वाला पॉइंट के लिए ये मेरा हाथ क्या हो जाएगा, इन्फानाइट प्लेट हो जाएगा। लेकिन यहां पे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूर पे रहने वाला कोई ऑब्जेक्ट को अगर पूछा जाए तो उसके लिए ये इन्फानाइट प्लेट नहीं है, ये फाइनाइट प्लेट है। समझ में आ रहा है? तो इन्फानाइट प्लेट का मतलब है कि पहले समझो इन्फानाइट प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है ना। इन्फानाइट प्लेट हम कोई भी प्लेट को कब बोलेंगे ना, मान लो कि ये प्लेट है और इससे कुछ डिस्टेंस हम लोग ये वाला पॉइंट एक्स डिस्टेंस में हम लोग पॉइंट पी को रखें, अगर इसका एरिया ऑफ द प्लेट इज बहुत बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एरिया को कंसिडर कर रहा हूं ना इसीलिए। तो अगर डिस्टेंस के कंपैरिजन में दीवार बहुत बड़ा हो, प्लेट बहुत बड़ा हो, तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे इन्फानाइट प्लेट। अब ध्यान से सुनना, मैं जो डिस्क कंसिडर किया था, मैंने ऐसा एक डिस्क, अभी हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग इस तरह से एक डिस्क माने थे, है ना, ये एक डिस्क है, और इस डिस्क की वजह से ऐसे एक्सियल एक पॉइंट लिए थे कुछ डिस्टेंस जेड पे, है ना, और यहां पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग वैल्यू लिख रहे थे। कितना लिखे थे ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस जेड बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये, और अगर इसका रेडियस आर हो तो, है ना, अगर डिस्क का रेडियस आर हो तो ये फॉर्मूला आता है। अब ध्यान सुनना, मैं इस डिस्क को इन्फानाइट प्लेट कब मान सकता हूं, मैं इस डिस्क को, द डिस्क कैन बी कंसिडर्ड एज इन्फानाइट प्लेट, द डिस्क कैन बी कंसिडर्ड एज इन्फानाइट प्लेट। इन्फानाइट प्लेट जैसा मैं इसको कब कंसिडर कर सकता हूं, तुम बोलो ना, जब मेजर करने वाला डिस्टेंस जेड जो है वो बहुत बहुत छोटा होगा, किससे, रेडियस ऑफ द डिस्क। जब डिस्टेंस जेड का वैल्यू डिस्क का रेडियस से बहुत कम होगा, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि डिस्क कैन बी कंसिडर्ड एज ए इन्फानाइट प्लेट। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, डाल के देखो ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड बाई, ध्यान से देख, ये आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसका मतलब आर स्क्वायर में जेड स्क्वायर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर का रूट ओवर अगेन आर आएगा। अब ये जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू बहुत छोटा है और आर का वैल्यू बहुत बड़ा है, तो अगर जेड इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो जेड बाई आर का जो वैल्यू है ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0। सो देयरफॉर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई एनी इन्फानाइट प्लेट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड अगर अच्छे से देखो तो ये डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है भाई साहब। इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कभी भी तुम्हें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे प्रोड्यूस करना हो तो चुपचाप आंख बंद करके कैसा प्लेट ले जाओ, इन्फानाइट प्लेट ले जाओ, तो उस इन्फानाइट प्लेट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट में दर्शा देता हूं कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसे इन्फानाइट प्लेट है, समझ रहे हो, ये एक इन्फानाइट प्लेट है, चार्ज प्लेट, प्लस 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 चार्ज प्लेट है, सपोज थीन है ना, ये सब थीन प्लेट है, ये सब थीन प्लेट है, ठीक होगा तो कहानी अलग है, ये सब थीन प्लेट है। कोई भी थीन प्लेट लगा लीजिए में जो इन्फानाइट है, इन्फानाइट है का मतलब मैं जो भी डिस्टेंसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो पॉइंट P हो, चाहे वो पॉइंट Q हो, चाहे वो पॉइंट R हो,
वो पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसके साइज के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन सब की वजह से ना, चाहे पी पे मेजर करो तो भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू पे मेजर करो तो भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आर पे मेजर करो तो भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही आएगा। और पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन आवे होगा, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन टूवर्ड्स होगा, बट इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस होगा। ये हम लोगों को जानना है। और इस चार्ज का सिग्मा गिवन है हम लोगों को, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग अल्टीमेटली ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर डिस्क को हम लोग इन्फानाइट मान ले तो इन्फानाइट कुछ भी रख दो ना, फर्क क्या पड़ता है। तो बोला गया कि खाली डिस्क नहीं भाई साहब, कोई भी इन्फानाइट प्लेट ले जाओ, उसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब रियलिटी में कोई भी प्लेट की वजह से बहुत पास वाले पॉइंट में, इन्फानाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कोई भी प्लेट की वजह से बहुत पास वाले पॉइंट में। तो ऐसे होगी कहानी। क्या आपको सबको समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए, किससे इन्फानाइट प्लेट को हम लोग कंक्लूजन में आए। डिस्क का फॉर्मूला में इन्फानाइट उसको बनाने का कंडीशन, उस कंडीशन से हम लोग सीखे कि कोई भी। अच्छा एक बात, मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखो बढ़िया सा एग्जाम्पल, शानदार एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको। क्या शानदार एग्जाम्पल ना, मान लो कि 2 प्लेट दे दिया, ठीक है 2 प्लेट, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, 2 प्लेट दे दिया, दोनों के दोनों इन्फानाइट प्लेट हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना। हम पूरे फिजिक्स में इन्फानाइट प्लेट ही कंसीडर करते हैं, किसी को फाइनाइट प्लेट कंसीडर नहीं करते हैं, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब तक पढ़ेंगे हम लोग। इसीलिए मान लो कि मैंने ऐसे 2 प्लेट ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एक का मैंने मान लिया हूं प्लस सिग्मा और एक का मैंने मान लिया हूं माइनस सिग्मा। ओहो एक को प्लस सिग्मा एक को माइनस सिग्मा, और इनके बीच में डिस्टेंस भी है कुछ डी, बट ये डी में इसलिए लिख रहा हूं, और इनका एरिया सपोज ए है, इसका एरिया सपोज ए है। तो इन्फानाइट कब मान सकता हूं न, जब डी का वैल्यू बहुत कम होगा डी स्क्वायर का वैल्यू एरिया से जब भी उनका डिस्टेंस का स्क्वायर कम होगा तो मैं सारे उनको इन्फानाइट प्लेट जैसा कंसिडर कर सकता हूं। इन्फानाइट प्लेट, अभी मैं इनको इन्फानाइट प्लेट आराम से कंसिडर कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अगर मुझे कोई भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, कोई भी पॉइंट में, सपोज ये वाले पॉइंट में मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे ना, 2, क्योंकि 2 प्लेट रखा हूं। पॉजिटिव प्लेट की वजह से प्रोड्यूस होगा, एक्सक्यूज मी, पॉजिटिव प्लेट की वजह से, अरे जितने इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन उतने इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो 2 प्लेट है ना, तो 2 प्रोड्यूस होगा। एक तो प्रोड्यूस होगा ई प्लस सिग्मा की वजह से, और एक प्रोड्यूस होगा माइनस की वजह से। देख रहे हो, प्लस वाला मैंने लिखा चार प्लेट से दूर, और माइनस वाला मैंने लिखा प्लेट के पास। ये माइनस प्लेट था ना प्लेट के पास, और ये प्लस प्लेट था ना तो प्लेट से दूर। समझ रहे हो, ये समझना पड़ता है कि प्लेट के पास प्लेट। अच्छा, लेकिन दोनों का वैल्यू कितना है ना, इसका वैल्यू भी तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, और इसका वैल्यू भी तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। देयरफॉर इस वाले पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता दो, खुद बता दो, 0। अरे क्या हो जाएगा, 0। सिंपल सी बात है भाई साहब, 0 हो जाएगा। आउटसाइड दी प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वजह से इक्वल प्रोड्यूस होता है, डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, बट डायरेक्शन तो फर्क पड़ता है। इस वाले पॉइंट में भी तू सोच, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, फिर से उल्टा पुल्टा दिखा, तो यहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0। तो दोनों प्लेट अगर इक्वल एंड अपोजिट वाले 2 प्लेट को रखो तो उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और उनके बीच में सोचोगे तब तो आएगा मजा। का मजा, ये प्लस है तो इसके वजह से अवे, ये माइनस है तो इसके वजह से टूवर्ड्स। ये ले, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए मेरे भाई, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो चुपचाप ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों को ऐड करोगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा चुके हैं और आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। सेम डेरिवेशन हम बाद में भी करेंगे, इन्फानाइट प्लेट का और एक डेरिवेशन करेंगे हम लोग बाद में गॉस लॉ पढ़ने के बाद। बट ये इन्फानाइट के बारे में सारे कहानी है जो आप पहले से ही पता हो ना, तो बाद में से चुटकी बजाएंगे, बस बैठ के लास्ट में खाली चुटकी बनाना है,
बजाना है, पहले से सब क्लियर हो जाएगा पूरा क्लैरिटी के साथ, मस्त सुंदर सुंदर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फानाइट प्लेट है, और ये याद आपको रखना है कि इन्फानाइट प्लेट हम लोग हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज करते हैं, और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर दो रखो तो, एक रखो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव के लिए अवे और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स। ये कहानी थी पूरी प्लेट के बारे में, डिस्क, और डिस्क से हम लोग फाइनली आके इन्फानाइट प्लेट पे पहुंचे थे, और उसका मैं पूरा कैलकुलेशन, पूरा डेरिवेशन, फॉर्मूला और एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा दिया। बस इतना ही है, बस प्लेट के बारे में कहानी इतना ही है, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं। अब इसमें भी आप फिर से समझ सकते हो, डिस्क के ऊपर चार्ज रख दिया, उसको बैलेंस कर दिया, बताओ डिस्टेंस कितना है। मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला नहीं हूँ। अगर कोई डिस्क रख दिया, उसके एक्सिस के ऊपर एक चार्ज रख दिया, सोचो डिस्क और एक्सिस के ऊपर एक चार्ज, तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। क्या mg और फोर्स फिर से बैलेंस करेंगे? कहानी खत्म। वही तो आपको करना है, बस इतना, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। इतने अगर आप कैलकुलेट कर दिए तो मस्त, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो प्लेट के बाद हम लोग एक सिमिलर कॉन्सेप्ट करेंगे। दिस इज फॉर ए हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर एट द सेंटर, है ना। याद करो, मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि कैसे करते हैं ना, थीटा पे जाके डी थीटा में तोड़ते हैं, फिर यहाँ पे एक रिंग मिलता है, यहाँ हमें एक रिंग मिलता है ना, और इस रिंग का हम लोग चार्ज फिर से लिखेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, है ना, याद है कि नहीं कैसे करते थे? ऐसे यहाँ पे जाते थे हम लोग थीटा पे, हाँ ऊपर से आ गया है वो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से थीटा हो या नीचे से थीटा जाओ, थीटा पे जाके डी थीटा, समझ रहे हो। फिगर देख के अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, है ना। इस फिगर में समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये डिस्क है, डिस्क तो नहीं है, हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर ऐसा है। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से इस फिगर के हिसाब से हम ऊपर से आए हैं, ऊपर से थीटा पे आए, फिर डी थीटा पे आए, पहले थीटा पे फिर डी थीटा पे, थीटा पे आए, उसके बाद और छोटा सा एंगल डी थीटा गए अंदर, तो यहां पे इसको तोड़े, और जो भी तोड़े उसको ऐसे घुमा दिए, उसको घुमा दियो तो यहां पे क्या बन जाएगा, इस तरह से रिंग बन जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि ऑरेंज से ऐसे पील करके निकाल दो एक राउंड करके, ऑरेंज से ऐसे राउंड करके एक पील करके निकाल दो तो ऐसे खुलपा निकलता है, ऐसे राउंड वाला, ये वो वाला रिंग की बात हो रही है ना। ये डिस्क होता है, मैं ऐसे राउंड करके एक रिंग, पतला सा एक रिंग राउंड करके निकाल रहा हूं, समझ रहे हो, है ना। तो अगर इस रिंग को काट के सीधा कर दिया जाए, इस तरह से अगर रिंग को काट के सीधा कर दिया जाए तो सोचो कितना होगा ना, इसका जो भी रेडियस होगा स्मॉल आर, इसका रेडियस अगर स्मॉल आर हुआ तो टोटल लेंथ होगा 2 पाई स्मॉल आर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है ना, ये डी थीटा वाला पार्ट है, डी थीटा और ये आर, तो इसका लेंथ जो भी डीएल होगा उस डीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, इसका एरिया बन जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डी थीटा, ये बन जाएगा इसका एरिया। अच्छा स्मॉल आर कितना है ना, ये कैपिटल आर है और ये थीटा है, तो इधर आएगा आर कॉस थीटा और इधर आएगा आर साइन थीटा। मुझे तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए तो लिख दूंगा यहाँ पे, तो कितना है इसका रेडियस जो है वो आर साइन थीटा हो गया, अरे ये हो गया ना आर रेडियस, ये आर हो गया स्मॉल आर के बराबर, तो डाल दो 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये हो गया इस छोटे वाले रिंग का एरिया। अगर एरिया इतना है तो इसका चार्ज बता सकता हूँ सिग्मा इंटू डी है, चार्ज पता चल गया तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इधर वाले डायरेक्शन में डी, उसका वैल्यू भी बता सकता हूँ के डी क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस को x मान लेंगे तो x का वैल्यू है आर कॉस थीटा, तो 2 के क्यू इंटू एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा बाई डिस्टेंस का मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रेडियस है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ये होगा स्मॉल डी का वैल्यू। अब अगर तुम्हें टोटल इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इंटीग्रेशन डी करना पड़ेगा, और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से π/2, यही मैंने सिखाया था कि अगर हम 0 से जैसे यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो वो वैसे ही दोनों साइड का कवर कर लेता है, तो ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर आपको याद रखना है, और वो ही मैं आपको बता रहा हूँ
इसका जो आंसर आएगा इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस वाले डायरेक्शन में आएगा और इसका वैल्यू आएगा कितना आएगा बताओ जल्दी से, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इतना आएगा इसका वैल्यू, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू दिस होल, क्योंकि इसके लिए क्या डिफाइंड होगा, सिग्मा डिफाइंड होगा, राइट। इस हेमिस्फीयर के लिए सिग्मा डिफाइंड होगा, तो हेमिस्फेरिकल सेल की वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस होता है। इसका डेरिवेशन वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक्चुअली नहीं है। अगर सीखना है आपको, आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सीख सकते हो, और उसके लिए मैं सफिशिएंट चीजें आपको लिख दिया हूं स्क्रीन के ऊपर कि एरिया कैसे निकालेंगे, रिंग कैसे कंसिडर करेंगे थीटा पे जाके डी थीटा पे, फिर उसको कैसे हम लोग रिंग का एरिया लिखने के लिए उसको कैसे ओपन कर रहे हैं, उसका एरिया लिखने के बाद उसका चार्ज कैसे लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, उसको इंटीग्रेशन करेंगे 0 से π/2, है ना। हर कोई इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो अच्छा आंसर आ जाएगा मस्त वाला, पूरा क्लियर। तो इस तरह से आपको याद ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट होता है, खत्म कहानी, डेरिवेशन पे आपको जाना है ही नहीं, पूरा क्लियर। तो यहां तक आपको सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सिखा दिए गए, राइट। पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इन्फानाइट रॉड, सॉरी फाइनाइट रॉड, इन्फानाइट रॉड, सेमी इन्फानाइट रॉड, रिंग का एक्सिस के ऊपर, रिंग का सेंटर के ऊपर, फिर कोई भी सेमी सर्कुलर आर्क ले जाओ, कोई भी एंगल वाला आर्क ले जाओ, उसके वजह से सेंटर के ऊपर, उसके बाद फिर पढ़ाया डिस्क का एक्सिस के ऊपर, डिस्क से हम लोग पढ़े इन्फानाइट प्लेट के वजह से, फिर हम लोग पढ़े हेमिस्फेरिकल सेल जो कि आधा स्फीयर हो, उसके लिए भी सिग्मा डिफाइंड हो। तो इतने सारे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको एक्सक्यूज मी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना सिखा दिया गया, और ये सारे फॉर्मूले और इसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। और सोचिए जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया, क्या वहां पे चार्ज रख के फोर्स का भी वैल्यू आ सकता है, क्या वहां पे फोर्स के वो सारे कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है जो हम अभी तक पढ़े हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और तो और क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ कोई दूसरा फोर्स लग रहा हो, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में mg होता है, तो क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को mg बैलेंस भी करवा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बैलेंस करवाएंगे। तो क्या इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आएगा, अगर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आया तो क्या स्टेबल अनस्टेबल, ये पूरा एक ना कहानी है जो कि एक मतलब समझ रहे हो एक ही कॉन्सेप्ट के आसपास घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई नया चीज है ना। IIT जेई नीट का पढ़ने के लिए बच्चे डरते हैं, उसका रीजन उनको लगता है कि ये बहुत कुछ है। सोचिए पिछले 6 अगर सारे लेक्चर आप मेरा अटेंड किए हो और सारे नहीं तो वीडियो भी देखे हो, तो पता चल रहा होगा कि हम ऑलमोस्ट सेम ही चीज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। तो जिसको रियलिटी में वो कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसता है ना, उसके लिए फिजिक्स बड़ा नहीं है। जैसे मैं हो गया, मुझे फिजिक्स इतना सब कुछ याद क्यों है, द ओनली रीजन इज, या फिर मैं मतलब सब कोई चीज को इतना आसान है बोल के क्यों बोल देता हूं, द रीजन इज कि मैं समझ गया हूं कि एक ही चीज को तो बार बार कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। और एक ही तो छोटा सा चीज है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला KQ/R², उसको यूज करके मैं कहां कहां क्या क्या निकाल सकता हूं। और हर एक जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया, वहां पे चार्ज रख के फोर्स के सारे कॉन्सेप्ट, पूरी कहानी रिपीट टेलीकास्ट हो सकती है फॉर एनी क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड। और उसके अंदर जो जो स्पेशल चीजें हैं वो आपको बताए गए हैं, और वो सारे कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको पता है। और चैप्टर के एंड में मैं ढेर सारे क्वेश्चन करूंगा, लाइव सेशन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस का, पूरा टाइमर के साथ मस्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे खत्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करने का कॉन्सेप्ट, कि किसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका पूरा कैलकुलेशन हम लोग कर लिए, और सारे वैल्यू तुमको याद भी हो गया होगा, आई होप, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, अगर कभी भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग चार्ज को रखें, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड्स ऑल्सो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी मतलब समझ रहे हो, एंट्रेंस के लिए तो है ही, बोर्ड के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं अच्छे वाले,
मैं बताऊंगा कैसे। हालांकि वो आपको डिफिकल्ट कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आसान है, क्योंकि इतने काइनेमेटिक्स इतने मैकेनिक्स पढ़ चुके होगे ना, तो कभी नहीं लगेगा कि हम कुछ मैकेनिक्स का नया काम कर रहे हैं। अभी मैकेनिक्स का जो भी चीजें चलेगा ना, वो लगेगा अरे यार ये तो फिर से आ गया वही बोलने, है कि नहीं। तो ऐसा वाला सिचुएशन। चलिए, तो हम लोग भी पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देख के ही पता चल रहा होगा कि ये जो एरो लिखा गया है, दिस डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और राइट साइड डायरेक्शन में है, मान लो मैंने एक चार्ज को यहां पे रखा Q और उसको कुछ स्पीड दे दिया, उसको यहां पे कुछ वेलोसिटी मैंने दे दिया इनिशियली, मान लेते हैं U। अब सोच, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q के ऊपर फोर्स लगाएगा? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q के ऊपर फोर्स लगाएगा? यस, बिल्कुल लगाएगा। हर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, हर कोई चार्ज के ऊपर लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो वो चीज है जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है भाई साहब, वरना दूसरा चार्ज तो इसको छूता भी नहीं है। दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तब तो जाके अब कोई भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है। एक्सटर्नल मतलब कहां से आया पता नहीं, बट इतना थोड़ा आइडिया अगर तुम लगाओ, अगर ये दोनों ये यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से प्रोड्यूस करवाया गया होगा? अभी थोड़ी बोला था मैंने, थोड़ी देर पहले बताया था कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा हम लोग इन्फानाइट प्लेट का मदद लेते हैं। तो ये कोई ना कोई इन्फानाइट प्लेट की वजह से प्रोड्यूस करवाया गया होगा, राइट। जो भी है, तो जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने इसको दे दिया इनिशियल वेलोसिटी U। अच्छा, सबसे पहला बात मैंने बोला कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई प्लस Q रखा हूं, चार्ज है ना, प्लस Q के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ना, फोर्स लगेगा Q इंटू E, और वो भी कौन से वाले डायरेक्शन में? राइट साइड के डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज जब पॉजिटिव होता है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही होता है। तो इसके ऊपर फोर्स लगा, जिस फोर्स का वैल्यू है Q इंटू E। तो ये फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन, जो कि कितना है QE बाई M, और ये भी किधर प्रोड्यूस होगा? राइट। अब ध्यान से सुन, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? तो खुद सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। चार्ज तो चेंज होता नहीं है, मास तो छोड़ ही दो। तो देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कैसा एक्सेलरेशन ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ओहो, यही तो खास बात है कि वेरिएबल, जब कोई चार्ज रख के दूसरा चार्ज को रिलीज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उन सब केस में ना वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होता है, एक्स के टर्म्स में आता था। बट हम तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, खुशी खुशी की बात है। तो अभी हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं ना, मान लो कि कुछ देर बाद ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, है ना। यहां पे लिख देता हूं कि इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, पाथ स्ट्रेट लाइन वो छोड़ो, मैं इसको ना एक बढ़िया बात बताता हूं, सुनो। अगर कभी भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया और कोई दूसरा फोर्स नहीं है, मैं कोई दूसरा फोर्स जब ना हो उसकी बात, तो जो फोर्स भी लगेगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जब भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स भी कैसा होगा? कांस्टेंट। और जब भी फोर्स कांस्टेंट होता है तो पार्टिकल का सिर्फ दो ही पाथ पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पाराबोला। याद का होगा तो मैं मैकेनिक्स पढ़ाते टाइम, काइनेमेटिक्स पढ़ाते टाइम ये चीज सिखाया था कि अगर कोई भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो या तो उसका मोशन होगा स्ट्रेट लाइन या तो उसका मोशन होगा पाराबोला। हमेशा इन दोनों के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी सेम या एक ही लाइन में होंगे। और पाराबोला कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में होंगे तो पाराबोला होगा। जैसे प्रोजेक्टाइल के केस में, प्रोजेक्टाइल में हम प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं, बट mg नीचे लगता है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे है बट इनिशियल वेलोसिटी इधर है, तो उल्टा पुल्टा तो पाराबोला में जाता है ना। तो कभी भी पूरे मैकेनिक्स में हम लोग यही पढ़े, काइनेमेटिक्स में, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है उसका सिर्फ ही दो मतलब पाथ पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पाराबोला। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होगा जब फोर्स कांस्टेंट होगा। चार्ज के ऊपर फोर्स कांस्टेंट तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो पाथ की बात तो करनी नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही होगा। अच्छा, इसका देखो,
इनिशियल वेलोसिटी भी इधर है और इसका जो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन इसका वो भी राइट साइड के ही डायरेक्शन में आया। इसका एक्सेलरेशन भी किधर आया, राइट साइड के डायरेक्शन में। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है भाई, स्पीड और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो इसका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा। तो मान लेते हैं कुछ टाइम ये t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसका स्पीड हो गया v, और इसी बीच में ये कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा d। तो बताओ v का वैल्यू क्या होगा, क्या u प्लस एटी लगा सकता हूँ, u प्लस एटी लगा सकता हूँ तो u प्लस ए का वैल्यू डाल दूंगा QE बाई एम इंटू टी। क्या किसी भी टाइम के बाद इसका स्पीड पूछे बता सकता हूँ, क्या ये कितना डिस्टेंस जाएगा वो भी बता सकता हूँ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD। क्या इस तरह से तीनों इक्वेशन का यूज करके मुझे जो भी पूछा हो, जो भी कैलकुलेट करने बोला हो वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। और इसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, इसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऑफ कोर्स, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही लाइन पे है। अब ये पॉजिटिव चार्ज था, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर चला गया। मान लो कि मैंने एक माइनस क्यू लिया होता, ध्यान से सुनना, और उसको मैंने अभी यहां पे स्पीड दे दिया कुछ यू। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, तो क्या अभी माइनस क्यू के ऊपर भी फोर्स लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। फोर्स ऑन माइनस क्यू, फोर्स ऑन माइनस क्यू लगेगा, कितना लगेगा फोर्स ना, उतना ही लगेगा, F इक्वल्स टू क्यू इन टू, इतना ही फोर्स लगेगा। और इसके वजह से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, कितना, QE बाई एम। बट ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, उसका स्पीड है u राइट की तरफ, बट नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर की तरफ, लेफ्ट, तो एक्सेलरेशन भी किधर की तरफ, लेफ्ट। तो क्या एक्सेलरेशन को मुझे माइनस QE बाई एम लेना पड़ेगा, और इनिशियल वेलोसिटी u है तो फिर से ये जाएगा, इसका वेलो स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड डिक्रीज होगा, पहले कहीं पे जाके इसका स्पीड क्या होगा, 0, उसके बाद ये क्या करेगा वापस, क्या इस तरह से इसका मोशन होगा। कहां पे 0 होगा, क्या होगा, सारे काइनेमेटिक्स के कैलकुलेशन है वहां पे हम लोग कर चुके हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, है ना, उल्टा उल्टा डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, कहीं पे जाके 0 करेगा, 0 करके फिर वापस आएगा, कितना टाइम में 0 करेगा ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी में v का वैल्यू 0 डाल दो, कितना डिस्टेंस जाके रिटर्न करेगा ना, v इक्वल टू यू प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s में v का वैल्यू 0 डाल दो। सारे कैलकुलेशन जो है काइनेमेटिक्स के वो इसके अंदर कर सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले, कोई मतलब परेशान की बात ही नहीं है, वेरी वेरी सिंपल थिंग। खाली ध्यान रखना है माइनस क्यू जब होगा तो एक्सेलरेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा डायरेक्शन में लेना है ना, ये सिंपल सी बात है। क्या आपको चार्ज ऑफ ए मोशन, सॉरी एक कोई भी चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला टाइप का मोशन आपको समझ में आ गया, ये टाइप 1 बोलते हैं हम लोग इसको कभी कभी, बट नॉर्मल चीज है, ठीक है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लो कि यहाँ पे कभी कभी क्या बोल देता है ना, ये चार्ज इज रिलीज्ड, ऐसे ही बोल सकता है कि इसको रिलीज कर दिया। अगर चार्ज इज रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लो, 0, फिर कहानी करते रहो, है कि नहीं। अगर ये चार्ज इज रिलीज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल सी बात है ना कि रिलीज छोड़ खत्म, क्या बताऊं, नहीं बताता जा समझ में आया। रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उधर भागेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका उल्टा भागेगा, खत्म बात, पूरा क्लियर हो गया। इस तरह से आपको सारे मतलब कुछ भी काइनेमेटिक्स इसके अंदर इंक्लूड करके अगर कभी सवाल आया तो दिमाग परेशान नहीं कर देना है, चुपचाप फोर्स लिखो, एक्सेलरेशन लिखो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लिखो, पूरी काइनेमेटिक्स एनालिसिस करते रहो। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एनसीईआरटी का एग्जांपल करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.8 बहुत आसान सा चीज है, टॉपिक है, मैं पूरा डिटेल में करवाने वाला हूं भी नहीं। क्यों नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि गंदा सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अभी मैं करवा दिया। क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा है, थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, मतलब मैं बता देता हूं कि क्या बोल रहा है वो बेसिकली। इसमें वो बेसिकली बोल रहा है कि, एक मिनट, हाँ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज कर दिया गया और यहाँ पे प्रोटॉन को रिलीज कर दिया गया, है ना। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स नीचे लगेगा, कितना लगेगा,
ना इसका चार्ज है स्मॉल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, इतना लगेगा फोर्स इसके ऊपर, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन, वो कितना हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली प्रोटोन अगर है, यहाँ ये प्रोटोन है, प्रोटोन है, तो इसका चार्ज भी तो सेम होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिया गया क्योंकि फोर्स तो नीचे ही लगवाना है इसके ऊपर, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, और इसके वजह से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन जो प्रोड्यूस होगा वो ई इंटू ई बाई मास ऑफ प्रोटोन प्रोड्यूस होगा, राइट। दोनों को रिलीज कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको भी रिलीज कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और इन दोनों को डिस्टेंस जाना है ये वाला, दिस डिस्टेंस इज डी, दैट इज 15 सेंटीमीटर गिवन। तो जो टाइम लगेगा दोनों को, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, हम लोग क्या है यूज करेंगे ना, यूजिंग एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्यों यूज किए, बिकॉज फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट है। फोर्स क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, तो फोर्स भी कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये कितना डिस्टेंस जा रहे हैं, डी जा रहे हैं, और यू का वैल्यू 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 2d बाई ए, इसका रूट ओवर। अब ए जो है अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो तो 2d बाई एक्सेलरेशन आएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे से ऊपर चला गया। अगर प्रोटॉन के लिए निकालोगे तो आएगा 2d मास ऑफ प्रोटॉन बाई ई इंटू ई। अगर कंपेयर करोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। खत्म कहानी। यही कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं, है ना। कैलकुलेट करना था और कंपेयर करना था कि किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, किसको कम टाइम लगेगा। एनसीईआरटी का बहुत सिंपल वाला चीज़ है, और ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग कर दिए हैं, बस खत्म कहानी, बहुत सिंपल, क्लियर। चलते हैं आगे, जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे क्या करेंगे। ये आया हमारा अभी मस्त वाला चीज, ठीक है। क्या मस्त वाला चीज ना, दो प्लेट को रख दिया गया इस तरह से, और उनके ऊपर चार्ज, ये वाला पॉजिटिवली प्लेट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये वाला प्लेट ऊपर वाला, और नीचे वाला प्लेट जो है वो माइनस चार्ज है, ठीक है। नीचे का प्लेट इज माइनस चार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिया है वो कहां से कहां दिया है, पॉजिटिव से नेगेटिव। वही तो पढ़े थे, पॉजिटिव के लिए आवे होता है, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स होता है, तो उनके बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, ओके। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, मान लेते हैं ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना गिवन होता है, मान लेते हैं ई, मान लेते हैं ई। अब अगर यहां पे मैं कोई चार्ज छोड़ा, माइनस क्यू छोड़ दिया, सपोज चार्ज माइनस क्यू को छोड़ा, लेकिन उसको मैं ऐसे सीधा वेलोसिटी दे दिया भी, समझ रहे हो, भी नॉट ले लेते, भी नॉट, उसको मैं इनिशियल वेलोसिटी किधर दे दिया, भी नॉट दे दिया, इस वाले डायरेक्शन में। मतलब ये चार्ज है, इसके ऊपर नीचे फोर्स लगेगा, नीचे नहीं, कहां लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इसके ऊपर कहां लगेगा, ऊपर। कहां लगेगा, ऊपर लगेगा इसके ऊपर फोर्स, इस तरह से। कितना ना, चार्ज है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, क्यू इंटू ई, इतना फोर्स लगेगा। तो इसके वजह से देयरफॉर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा ना, क्यू ई बाई एम, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा चार्ज का। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ये कौन सा डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, वाई डायरेक्शन में भाई साहब। तो ये भी कौन सा डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, नहीं प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो वाई में है, तो फोर्स भी वाई में लगा। ये 2 डायमेंशनल मोशन की कहानी हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि इसको जब हम रिलीज किए थे तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था v नॉट, राइट। इनिशियल जब हम रिलीज किए थे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v नॉट। लेकिन y कंपोनेंट तो कुछ था ही नहीं इनिशियल वेलोसिटी का, देखो, क्योंकि उसको कैसे रिलीज किया गया है, सीधा, है ना। चार्ज q इज गिवन, यहां पे लिख देते हैं माइनस q इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल स्पीड v नॉट and sent into a uniform electric field as shown, uniform electric field as shown, ठीक है। ये कहानी है। क्या आपको सबको समझ में आ गया कि चार्ज को मैंने सीधा छोड़ा था,
तो उसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स में है, वाई में नहीं है। और जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ वाई में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो किस में प्रोड्यूस हो रहा है, वाई में प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स में नहीं। क्लियर है? तो सोच क्या होगा, अगर एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि एक्स कंपोनेंट का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा अगर हमारा कुछ भी नहीं है तो। एक्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन का नहीं, मतलब मैंने इनिशियली भी नॉट से छोड़ा था तो कुछ देर बाद चेक करूंगा तो भी उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना रहा होगा, भी नॉट, और कुछ देर बाद चेक करूंगा तो भी उसका एक्स कंपोनेंट कितना रहा होगा, भी नॉट। एक्स कंपोनेंट इसका चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं भाई साहब। ये प्रोजेक्टाइल जैसा ही केस है, प्रोजेक्टाइल में mg होता था वाई डायरेक्शन में और वो नीचे था, इसको भी मैं नीचे कर सकता था अगर उल्टा कर देता इसको, मान लो है ना, ये माइनस क्यू को प्लस चार्ज कर देता, ऊपर छोड़ देता है ना। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज लेता और उसको ऐसे में भी नॉट से छोड़ता, तो वही तो कहानी होता, ये ऐसे आता, यहां से कहीं से निकलता हो, चार्ज पाथ ऐसा होता, माइनस क्यू लिया हो इसलिए नीचे से ऊपर जा रहा है, प्लस क्यू लेता तो ऊपर से नीचे आता, कहानी एक ही। लेकिन y में इनिशियल वेलोसिटी 0 था और एक्सेलरेशन ऑफ y हमारा पता है, तो इसका y अलग अलग जगह अलग अलग रहेगा। यहां पे इसका y कंपोनेंट कुछ और हो जाएगा, यहां पे पहुंचते पहुंचते इसका y कंपोनेंट कुछ और हो जाएगा, और जो भी y कंपोनेंट होगा उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका पूरा कैलकुलेशन बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि पाथ ऑफ द चार्ज क्या होगा, बताओ पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगा। पाथ ऑफ द चार्ज बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो पाथ कैसा होगा भाई साहब, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। यहां अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो मैं सच्चे बता रहा हूं, आसपास में कोई चश्मे का दुकान होगा, जाके चेक करवाओ। या अगर स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है तो आंख बंद करके इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला, है ना। पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, पैराबोला, सबसे पहले आंख बंद करके। ओके, अच्छा इस प्लेट का लेंथ मान लेते हैं L, कितना मान लेते हैं L, मतलब ये x में डिस्टेंस कितना जा रहा है ना। टाइम, सबसे पहले टाइम व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड, टाइम्स व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ये कितने टाइम बाद आएगा ना। y में तो हमें कहानी कुछ पता ही नहीं है, कहानी तो हमें सारे x में पता है। तो x में डिस्टेंस कितना गया ना, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना ना L, और वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना ना v नॉट, हमेशा के लिए। तो देयरफॉर टाइम का कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो L बाई v नॉट, इतना टाइम लगेगा उसको बाहर आने के लिए। पहला बात, ऐसे बात आप बहुत कर चुके हैं, दिस इज जस्ट ए सिंपल एज कि इतना दूर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ना, L बाई v नॉट टाइम लगेगा भाई साहब, ठीक है। अच्छा, इतने ही टाइम t में वो देखो, मान लो कि वो यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है वो, है ना। तो ये इतने टाइम में y में कितना डिस्टेंस आ गया है, y उतना ऊपर उठ गया है मान लो। तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इन द सेम टाइम, उतने टाइम में जब बाहर आएगा तो कितना ऊपर बाहर आएगा, वो कितना ऊपर बाहर आएगा ना, y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, सबका वैल्यू डाल दो तो क्या y का वैल्यू आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। हाफ ए वाई इज क्यू बाई एम टी स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा क्यू ई टी स्क्वायर इज एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। इतना ऊपर, मतलब प्लेट से इतना ऊपर वो बाहर निकलेगा, है ना। प्लेट से जब बाहर निकलेगा वो तो कितना निकलेगा, नीचे वाले प्लेट से इतना ऊपर से बाहर निकलेगा वो। अच्छा, जब निकल रहा होगा y इतना ऊपर निकला, जब निकल रहा होगा व्हेन कमिंग आउट ऑफ द प्लेट, ध्यान से सुनना, व्हेन कमिंग आउट ऑफ द प्लेट और आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब वो बाहर आ रहा होगा, मतलब ये प्लेट
और मैंने उसको नीचे से रिलीज किया था यहाँ से ऐसे भी नॉट से, और ये ऐसे 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 होकर यहाँ पे बाहर आया। तो जब यहाँ से वो बाहर आ रहा था तो एक्स कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हुआ था, भी नॉट ही रहा होगा। बट आते टाइम उसका वाई कंपोनेंट जरूर चेंज हुआ होगा, ये हो गया होगा उसका वाई कंपोनेंट कुछ भी वाई। तो वो कितना एंगल से बाहर आएगा ना, ये ही तो वो उसका नेटल स्पीड ये भी है, तो दिस इज द एंगल थीटा। ये थीटा देख, पहले भी नॉट में सीधा छोड़ा था, अब निकला वो ये, सो दिस इज द फाइनल स्पीड, दिस इज द फाइनल स्पीड। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ रहा होगा तो उसका फाइनल स्पीड ये होगा भी, और भी का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, रूट ओवर ऑफ भी नॉट का स्क्वायर प्लस भी वाई का स्क्वायर। अब अगर ये एंगल चाहिए मुझे टेन थीटा, तो टेन थीटा कैसे निकालूंगा मैं ना, वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, एक्स कंपोनेंट तो भी नॉट पता है, तो मेरा ये आ जाएगा। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स भी वाई बाई भी नॉट। अब बात है कि ये जो थीटा है ना, इस थीटे को बोला जाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन। कितना एंगल से ये अपना पूरा ना ऐसे छोड़ा था ऐसे निकला, तो कितना एंगल ये घूम गया वो कैलकुलेट करते हैं, और वो कैसे आता है, भी वाई बाई भी नॉट। अच्छा, भी वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले वो तो समझ लेते हैं। भी एक्स तो भी नॉट हमेशा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं पे भी चेक करो भी नॉट ही रहा होगा। भी वाई जो है वो क्या होगा ना, यू वाई प्लस ए टी, और यू वाई तो जीरो है, प्लस एक्सेलरेशन वाई कंपोनेंट क्यू ई बाई एम, और अगर वो एल डिस्टेंस गया है तो टाइम कितना लगा होगा, एल बाई भी नॉट। तो देयरफॉर भी वाई का वैल्यू कितना आ गया, क्यू ई एल बाई एम भी नॉट, दिस इज भी वाई। और अगर इस भी वाई को, अगर इस भी वाई का वैल्यू को तुम लोग इसमें पुट करोगे तो थीटा मिलेगा, अगर ऊपर वाले में पुट करोगे तो तुम्हें भी मिलेगा। सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना स्पीड से बाहर आएगा, कितने टाइम बाद बाहर आएगा, पाथ कैसा होगा, समझ रहे हो, और कितना एंगल से बाहर आएगा, कितना स्पीड के साथ, व्हाट नॉट, सब कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। लेकिन पाथ जो होगा इसका पाराबोला होगा। और सेम क्वेश्चन रिपीट टेलीकास्ट किया जा सकता था अगर मैं ऊपर चार्ज पार्टिकल को ले लेता, पॉजिटिव ले लेता, कहानी तो वही होता, जस्ट लाइक ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं यहाँ में हम लोग फॉर्मूला याद नहीं करते हैं, हम लोग सिंपल फोर्स एक्सेलरेशन लिख के एक्स में और वाई में कैलकुलेशन करते हैं, बाकी वैसे भी सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। क्लियर है पूरा? तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा गया था। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन, दिस वाज आस्क्ड इन बोर्ड, आस्क्ड इन बोर्ड। ये बोर्ड में पूछा गया था 2018 में, 2018 सेबा में ये पूछा गया है आपको SHSC एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, कि कैलकुलेट द एंगल डेविएटेड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया था, चार्ज QM और स्पीड U दे दिया था वहां पे शायद, और बोला था कि कैलकुलेट द एंगल डेविएटेड, कितना एंगल ये डेविएट करेगा जब बाहर आएगा तो बताओ, बस और कुछ नहीं। तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस के हिसाब से। कभी कभी ऐसे पूछता है कि दो प्लेट है, क्या होना चाहिए L/D का रेशियो, सो दैट कि ये पूरा एग्जैक्टली कॉर्नर से बाहर आएगा, एग्जैक्टली कॉर्नर से बाहर आएगा। मतलब जो y का वैल्यू कैलकुलेट करा है हम लोग, इस केस में y का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, अगर इनके में सेपरेशन कैपिटल D है तो एग्जैक्टली बाहर तब आएगा y का वैल्यू जब कैपिटल D हो जाएगा, खत्म बात। तो y के बदले कैपिटल D ला दो, सारा कहानी। मतलब आपको एक क्लैरिटी रहना चाहिए कि मुझे कैलकुलेशन तो काइनेमेटिक्स वाले ही करने हैं, जिसमें मुझे समझना क्या था कि समझना मुझे ये था कि हाँ भाई मुझे समझ में आ रहा है कि एक्स और वाई में कंपोनेंट में ब्रेक करके मुझे काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। स्टार्टिंग में मैंने जो सॉल्व कर रहा था वो एक ही डायरेक्शन में थे, तो मुझे कंपोनेंट में ब्रेक करना नहीं पड़ रहा था। बट यहाँ पे सारे काम कंपोनेंट में करेंगे, जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में सीखे थे, 2D मोशन, काइनेमेटिक्स 2D वाला कॉन्सेप्ट सारे अप्लाई होंगे यहाँ पे। पूरा क्लियर? तो आपको कभी भी चार्ज पार्टिकल को अगर दो प्लेट के बीच में ऐसे छोड़ा जाए, जैसे कि वो पैराबोलिक पाथ कंसिडर करे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होगा। अच्छा, एक मिनट आप बात सोचो, ये थीटा का जो वैल्यू है
ध्यान सुनना, ये थीटा का वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब भी वाई ज्यादा होगा, राइट। भी वाई ज्यादा होगा तो थीटा का वैल्यू भी ज्यादा होगा। भी वाई कब ज्यादा होगा, जब मास कम होगा, राइट। समझ में आएगी नहीं, जब मास कम होगा तो उसका भी वाई ज्यादा होगा, जिसका भी वाई ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, राइट। इसी के ऊपर आपके एनसीईआरटी में भी है और ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े। एक एग्जांपल मस्त वाला है ना, ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग 2 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स का यूज करते हैं, यहाँ पे कैसे सारे चीजें कैलकुलेट करते हैं। इसी को यूज करके यहाँ पे बोला कि 3 चार्जड पार्टिकल है और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। 3 चार्जड पार्टिकल है, 1 2 एंड 3, नंबर दिख रहा होगा आपको। जब उनको यहाँ पे रिलीज कर दिया गया, यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है ना, ऑल द चार्ज पार्टिकल्स आर रिलीज्ड, यहां पे सबको ऐसे इनिशियल वेलोसिटी देके, कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू यू देके छोड़ दिया, तो देखा गया कि साला ऐसे बेंड हो गया, 1 ऊपर 2 3 नीचे। तो सबसे पहले बात है कि बोला कि ये जो 3 पार्टिकल है ना, ये 3 पार्टिकल क्या क्या है, इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक प्रोटॉन है और कोई एक अल्फा पार्टिकल है। आपको याद है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्लास 11 में पढ़े होंगे, नहीं तो फिजिक्स में बहुत यूज आएगा क्लास 12 के। अल्फा पार्टिकल होता है डबल पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आटम, He2 4 2+। तो अगर चार्ज की बात किया जाए तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज को हम लोग लिखते हैं 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 प्लस है ना तो 2 पॉजिटिव, और मास इसको लिखते हैं, मास लिखते हैं 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर 4u डायरेक्टली लिख देते हैं, मतलब 4 इसे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका टोटल मास 4 mp, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर 4u लिख देते हैं, है ना। अच्छा, ये कहानी। सबसे पहले आप लोग बताओ कि 1 2 3 में से इतना तो पता चला है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल भी जो होता है वो भी पॉजिटिव पार्टिकल होता है। तो पहला बताओ कि 1 2 3 में से इलेक्ट्रॉन कौन है, अभी तो पता चल जाएगा ना, बताओ जल्दी। इलेक्ट्रॉन कौन है, इलेक्ट्रॉन कौन है इनमें से बताओ। हाँ, 1 है ना, ऑब्वियसली। क्यों 1 है, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पगला उसका उल्टा भाग रहा है और नेगेटिव चार्ज का लक्षण ही यही होता है कि वो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगता है। यही तो अच्छी बात है उनकी, अच्छी बात बुरी बात जो भी बात है, बट है ना। तो हम पहचान लिए फटाक से, है ना। ओके, सो देख के ही पता चल रहा है कि 1 जो है ये ससुरा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा भाग रहा है, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा ही लगा होगा, मतलब पक्का 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 हमारा जो 1 है वो 1 क्या है, दैट 1 इज द इलेक्ट्रॉन। ये हमें कंफर्म हो गया कि ओके, पार्टिकल 1 इज इलेक्ट्रॉन। अब पार्टिकल 2 और 3 का कंसीडर करते हैं। पार्टिकल 2 3, देखो पार्टिकल 2 और 3 में से कोई एक प्रोटॉन है और कोई एक अल्फा पार्टिकल है ना। हमें क्या पता है ना, जो भी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, राइट। और सबको इनिशियली वी एक्स तो सेम छोड़ा गया, तो सबका वी एक्स सेम है, वी एक्स इज सेम फॉर ऑल, वी एक्स इज सेम फॉर बोथ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, दोनों के लिए वी एक्स तो सेम है। और वी वाई का फॉर्मूला क्या आया, याद करो, क्यू ई एल बाई, है ना, उतना ही डिस्टेंस आना है। नीचे क्या आया था, एम इंटू क्या आया था, जल्दी बोलो,
v नॉट इनिशियल वेलोसिटी, है ना, m इंटू वी नॉट। अच्छा, तो ये वी वाई मतलब जिसका मास ज्यादा उसका वी वाई ज्यादा, उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो तुम कौन बताओ कि कौन डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ है, 3 ज्यादा हुआ है, यहां लिख देते हैं मास ज्यादा तो वी वाई, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी मास ज्यादा तो वी वाई कम, और अगर वी वाई कम तो थीटा भी कम। तो जिसका मास ज्यादा है उसका डिफ्लेक्शन कम होगा, इसका मतलब है मोर मास लेस डिफ्लेक्शन, मोर मास लेस डिफ्लेक्शन। तो ज्यादा मास किसका होना चाहिए, 2 का, तो इसका डिफ्लेक्शन लेस हुआ है, लेस डिफ्लेक्शन, तो इसका मास क्या होना चाहिए, ज्यादा, मोर मास, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, दिस शुड बी द अल्फा पार्टिकल। तो 2 वाला हो गया अल्फा पार्टिकल एंड 3 वाला हो गया क्या हमारा, प्रोटॉन। तो ये है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन, और ये आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है ना। तो ये डेविएशन की वजह से कितना डेविएट होगा वो भी कैलकुलेट हमें करना आना चाहिए, और कितना मतलब कौन सा पार्टिकल क्या होगा वो भी हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक्चुअली में चार्ज पार्टिकल को ऐसे ही जब भी कोई रिएक्शन होता है, मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ, इसको हम लोग यूज भी करेंगे आगे जाके क्लास 12 के मॉडर्न फिजिक्स में। जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट में सपोज कोई चार्ज पार्टिकल रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, कि अल्फा रिलीज हो रहा है, कि क्या रिलीज हो रहा है, कैसे पता चलेगा ना, उनको इस तरह से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करवा देंगे। फिर बोलो कितना डिफ्लेक्ट हुए, क्या हुए, अभी बोलेगा 3 पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज अल्फा पार्टिकल, एक दिस एंड दैट, उनको छोड़ दिया हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में विथ यूनिवर्सल स्पीड, कैसे आइडेंटिफाई करोगे ना, एक इधर जाएगा उधर जाएगा। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हम लोग कोई भी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे तो उनका ट्रैजेक्टरी हम लोग कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो लोग किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये उसकी कहानी। क्या आपको पूरा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना घूमेगा, कितना स्पीड, पूरा कैलकुलेशन, और मास के हिसाब से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे कैसे चेंज होता है उसका कैलकुलेशन, क्या 2 चीज आपको पूरा क्लियर हो गया है ना, पूरा क्लियर होना भी चाहिए यार, बहुत सिंपल सी बात है, और क्वेश्चन भर भर के आते हैं इनके ऊपर। सोचिए यहां पे अगर बोल देता कि इस प्लेट को प्लस सिग्मा मान लो, इस प्लेट को माइनस सिग्मा मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वैसे भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता बीच में। इसको और ज्यादा मैं इंक्लूड कर दूं कि इसके अंदर डाल दो ई का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन डाल के कैलकुलेट करो, और अच्छा क्वेश्चन बन जाता। सो इट इज ऑल अबाउट दी कॉम्बिनेशन, है ना, कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बिठा सकते हैं क्वेश्चन बनवाने के लिए, उतना ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो जेई में हो चाहे वो नीट में हो। समझ में आया? तो ये सारे चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर है पूरा? ठीक है। तो ये पूरी कहानी एक सिंपल सी कहानी है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करो, ये करो वो करो, बहुत आसान सी बात है। अब हम लोग देखेंगे कि अभी तक चार्ज पार्टिकल को हम लोग सिर्फ एक्स में स्पीड दे रहे थे या सिर्फ वाई में वेलोसिटी दे रहे थे। अगर हम एक्स और वाई में दोनों में वेलोसिटी दे देंगे तो क्या होगा, यह है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, दिस इज ओब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओब्लिक प्रोजेक्शन, ओब्लिक मतलब टेढ़ा, है ना, बताया था मैंने, प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल और चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस तरह से ओब्लिक एक चार्ज पार्टिकल को ओब्लिकली अगर स्पेंड करूं तो क्या होगा, सोचो। अगर पहले नॉर्मल वाला प्रोजेक्टाइल के बारे में सोचो, नॉर्मल वाला प्रोजेक्टाइल में हम लोग क्या बोलते थे, कुछ स्पीड यू से थ्रो किया गया, है ना, याद करो, यू से थ्रो किया गया, ये एंगल को कुछ थीटा मान लेते थे, राइट, और ये जो यहां तक गया इस वाला हाइट को हम लोग क्या मान लेते थे, मैक्सिमम हाइट, है ना, फिर ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते थे, इसको पूरा क्या मान लेते थे हम लोग, इसको हम लोग मान लेते थे रेंज, राइट, एक्सक्यूज मी जस्ट ए मिनट, हाँ,
तो ये जो पूरा वाला डिस्टेंस है नीचे, इसको हम लोग क्या मान लेते थे, रेंज मान लेते थे, है ना, याद है। तो इन सबका फॉर्मूला आता था, याद करो, इन सबका एक एक फॉर्मूला आता था, अगर आपको याद हो तो। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आता था, क्या आता था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, 2u sin थीटा बाई जी। क्या मैं इसको 2u बाई ए वाई याद करना सिखाया था, यस। उसी तरह मैक्सिमम हाइट एच मैक्स का फॉर्मूला कितना आया था, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या मैंने इसको एक मस्त तरीका सिखाया था याद करने के लिए, यू वाई का स्क्वायर बाई 2 इंटू ए वाई, ऐसे याद करना सिखाया था। फिर रेंज का फॉर्मूला सिखाया था, रेंज का फॉर्मूला क्या सिखाया था हम लोग ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको क्या सिखाया था हम लोग, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई ए वाई। क्या इस तरह से हम लोग सीखे थे, है ना, हम लोग इस तरह से सीखे थे, बिल्कुल सीखे थे इसी तरह से, है ना। चलो अब यहां पे ये तब होता है, ये सारे फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब हमारा एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट हो। सोचो इसको ब्रेक करोगे तो यहां पे u का जो x कंपोनेंट आएगा वो आएगा u cos थीटा, और u का जो y कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, u sin थीटा, है ना। अब यहां पे पहले सिर्फ mg लगता था, कोई भी टाइम पे अगर देखूंगा तो पहले सिर्फ नीचे mg लगता था। बट अगर अभी चार्ज पार्टिकल का चार्ज है प्लस क्यू, अगर मैं जो चार्ज पार्टिकल रखा हूं अगर मेरा चार्ज है प्लस क्यू, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या खाली mg भी लगेगा कि mg के साथ साथ और एक भी फोर्स इसके ऊपर लगेगा नीचे की तरफ, वो कितना लगेगा, q इंटू ई। तो देयरफॉर नेट फोर्स अभी जो लग रहा है, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है अभी ना, नीचे mg भी लग रहा है प्लस q भी लग रहा है। ये जब q क्या हो गया, पॉजिटिव, अगर q नेगेटिव होता तो सोचिए फोर्स किधर लगता, q ही ऊपर लग जाता, तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन क्या हो जाता ना, ये हो जाता mg माइनस क्यू। अगर मेरा q नेगेटिव होता तो, अभी मेरा q पॉजिटिव है तो प्लस है, समझ में आ रहा है। तो अगर फोर्स इतना लगा y डायरेक्शन में, देयरफॉर एक्सेलरेशन, एक्सक्यूज मी, देयरफॉर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा इन y डायरेक्शन वो कितना प्रोड्यूस होगा, या तो g प्लस क्यू ई बाई एम और g माइनस क्यू ई बाई एम। मैं पूरा में कर दिया, पूरा में नहीं होगा, g प्लस क्यू ई बाई एम एंड g माइनस क्यू ई बाई एम, ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन y डायरेक्शन। तो अगर ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन y डायरेक्शन को मैं इसमें पुट करूं तो क्या मैं इस केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज सब कुछ कैलकुलेट तो कर ही सकता हूं। देखो क्या है इसमें, कोई नया चीज है ही नहीं, वहां पे एक कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा था y में, यहां पे हम उस mg के साथ साथ और एक कांस्टेंट फोर्स लगवा दिए, है ना, QE नीचे या तो ऊपर, नीचे लगेगा वो mg के साथ प्लस हो जाएगा तो g प्लस QE बाई एम आ जाएगा। अगर ऑपोजिट टू mg लगा देंगे तो mg माइनस QE मतलब g माइनस QE बाई एम हो जाएगा। बट ए वाई का वैल्यू कैलकुलेट करो, सारे फॉर्मूले में सेम टू सेम हम लोग पुट कर सकते हैं और ये फटाफट आंसर भी हम लोग निकाल सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी। कभी कभी क्या बोलता है ना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u, है ना, मान लो कि इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u, व्हाट शुड बी, ध्यान सुनना, व्हाट शुड बी the value of u such that the charge will just touch the upper plate, just touch the upper plate। मतलब ये चार्ज ऊपर वाला प्लेट को कब टच करेगा, जब एच मैक्स का वैल्यू इन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन के साथ इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में सेपरेशन d है, और ये तब होगा जब एच मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा
ना बिटवीन इक्वल्स टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन जितना है एच मैक्स का वैल्यू उतना कर देंगे। अब एच एस मैक्स का वैल्यू तुम्हें पता है तो दोनों के बीच में इक्वल करो, यू का वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या दिक्कत है ना। इसको सॉल्व करके यू का वैल्यू फाइंड आउट करो, सॉल्व एंड फाइंड यू, खत्म कहानी। होगा क्या प्रोजेक्टाइल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो परेशान मत हो जाना, कोई नया चीज नहीं है ये, कोई नया चीज नहीं, ये पुराना चीज ही तो है जिसके अंदर हम सिंपल सिंपल से कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बाकी कुछ इसमें मतलब टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ, टेंशन वाली बात तब आएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिया है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर आपको काइनेमेटिक्स में याद हो, न्यूटन्स लॉ में भी, तो हम लोग एआर वाले प्रॉब्लम करवाते थे, विंड वाले प्रॉब्लम, कि एक प्रोजेक्टाइल इन ए विंड, अगर कोई विंड की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया या कोई विंड एक रेजिस्टिव फोर्स ऑफर कर दिया तो हम लोग पढ़ते थे। सोचो कोई दिक्कत नहीं, अब सोचना क्या होगा ना, अभी ना हो इनके इस केस में अगर ये चार्ज पार्टिकल को कहीं भी देखो तो इसके ऊपर नीचे इसका mg तो लग ही रहा था, अब x में इसके ऊपर फोर्स लगने लग जाएगा q, मतलब अभी देर इज फोर्स इन द x डायरेक्शन, देर इज फोर्स इन द x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में फोर्स है, कितना फोर्स है x डायरेक्शन में ना q इंटू ई, तो उसके वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा QE बाई m। इसका मतलब स्पीड इन x डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड इन x डायरेक्शन विल नॉट बी कांस्टेंट, नॉट बी कांस्टेंट, वो चेंज होता आएगा अभी क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया, पहले में हमारा एक्सेलरेशन, बट y में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, एलोंग y अभी भी, एलोंग y डायरेक्शन में अभी भी जो फोर्स है वो सिर्फ क्या है, mg है, तो एक्सेलरेशन इन y कंपोनेंट अभी भी क्या है, g है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है y में। अगर y में कोई दिक्कत की बात नहीं है तो टाइम ऑफ फ्लाइट में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2u sin थीटा बाई जी आएगा, और मैक्सिमम हाइट में भी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगा, क्योंकि ये सब के सब किस पे डिपेंड करता है, y कंपोनेंट में डिपेंड करता है। बट हमारा जो रेंज है r, उसमें फर्क आएगा, क्योंकि अभी रेंज निकालने के लिए मुझे पहले क्या करते थे, एक्स कंपोनेंट के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि एक्स कंपोनेंट था ही नहीं एक्सेलरेशन का, बट अभी एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है, तो हमें यहां पे अगर ये u है, ये थीटा है, तो इसका जो इनिशियल कंपोनेंट ux होगा वो कितना होगा, u cos थीटा, तो हमें डालना पड़ेगा ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला डाल के मुझे अभी रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन भी इधर आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माइनस हो जाता, और कुछ नहीं। बस आपको मैं बोला ना, ये सिंपल एक मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन है, अगर आप वहां पे सब कुछ अच्छे से किए हैं तो दिक्कत की बात ही नहीं, यहाँ पे चुटकी में सारे कैलकुलेशन कर देंगे। रेंज कैलकुलेट करो, कितने स्पीड से फेंको कि ये प्लेट के बाहर गिरेगा, मतलब ये रेंज जो है वो लेंथ ऑफ द प्लेट से ज्यादा होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है वो सब, है ना। बोला में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यू सो दैट द चार्ज पार्टिकल विल लैंड आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द प्लेट, मतलब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड द प्लेट करेगा लैंड, तो जो भी रेंज है वो इक्वल टू लेंथ कर दो, उसमें से u का वैल्यू निकाल दो, और रेंज निकालने का तरीका ये है। और एक्सेलरेशन x से अगर ये कब क्या होता है ना, ये पॉजिटिव होगा अगर प्लस q हुआ तो, और ये नेगेटिव होगा अगर माइनस q हुआ तो, उल्टा लग जाएगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड वेरी वेरी सिंपल। तो हम क्या समझे ना, अगर ऊपर नीचे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर या नीचे देते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल करते हैं, तो हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं इस हिसाब से यहाँ पे जो पढ़े। और अगर ओब्लिक को प्रोजेक्टाइल देता है और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड देता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं ऐसे। और ये सारे ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट है, तो पाथ जो है वो आंख बंद करके पाथ क्या होगा, पाराबोला, आंख बंद करके पाथ क्या होगा, पाराबोला।
बाकी कुछ बात ही नहीं है इसके अंदर करने की। क्लियर है पूरा? समझ में आना चाहिए, बहुत आसान सी बात है, लेकिन इसके लिए आपको काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि एक्स में वाई में कंपोनेंट ब्रेक करके स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्टाइल में कब हम लोग एक्स को सेम सेम लिख देते थे, अभी एक्स के रेंज को सेम क्यों नहीं लिखे, क्या ये चीजें आपको समझ में आना पड़ेगा, तब आप ये सब चीजें आपके लिए चुटकी भर की बात हो जाएगी, पूरी आसान बात। और आई थिंक आपको ये सब समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे चीजें फर्स्ट ईयर में आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया गया है। क्लियर है पूरा? क्लियर है? तो ये हो गया सिंपल सिंपल प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे बढ़िया और आसान चीज, और ये पूछा जा चुका है अभी रिसेंटली 2 एग्जाम में पूछा है, नीट में भी और जेई में भी इसके ऊपर क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपको याद हो तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल, यहां पे लिखता हूं, ये अलग अलग केस है ना, यहां पे लिखता हूं। वी नो क्या नो ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। अगर तुम्हें याद है तो मैंने सिखाया था एल बाई जी होता है नॉर्मल केस में, जी इफेक्टिव कब लिखते हैं? जब उस सिंपल पेंडुलम वाले सिस्टम को हम लोग, याद करो, लिफ्ट के अंदर ऊपर एक्सेलरेशन से नीचे एक्सेलरेशन से लेते थे, तो जी इफेक्टिव जी माइनस है, जी प्लस है, ऐसे करते थे, है ना। अब इस वाले केस के लिए देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे ले लिया और ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इसके ऊपर नीचे कितना प्रोड्यूस होगा? नीचे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और mg भी किधर लगेगा? नीचे ही लगेगा, इसके ऊपर mg। तो इसके ऊपर देयरफॉर दो जी इफेक्टिव प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा ना? mg प्लस QE बाई m, तो g प्लस QE बाई m। तो क्या जी इफेक्टिव इतना प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर? तो जी इफेक्टिव अगर इतना प्रोड्यूस हुआ तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा ना? सिर्फ जी इफेक्टिव बदले ये रख दो, तो देयरफॉर इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर एल इंटू, मतलब एल बाई जी प्लस क्यू बाई एम, ये हो जाएगा इस वाले केस 1 का टाइम पीरियड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो, और फोर्स जो लग रहा है वो नीचे आया तो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और ये क्यू है, तो सोच इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा mg, लेकिन QE अब ऊपर लग रहा होगा QE, तो इस केस में जो जी इफेक्टिव आएगा, इस केस में जो जी इफेक्टिव आएगा, देयरफॉर जी इफेक्टिव वो कितना आ जाएगा ना? जी माइनस QE बाई एम। यहां पे जैसे जी प्लस QE बाई एम आया था, वैसे वहां पे जी माइनस क्यू, तो देयरफॉर इसका टाइम पीरियड लिख सकते हो 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव, जी माइनस QE बाई एम। यहां पे टाइम पीरियड चेंज हो जाता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए तो क्या होगा ना? प्रॉब्लम है कि ये जो चार्ज है ये यहां पे नहीं रहेगा, यहां पे रहेगा, और इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई, नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, और इधर फोर्स लग रहा होगा टेंशन T। तो ये जो एंगल होगा, याद करो मैंने ये एंगल कैसे सिखाया था ना, याद करो, अगर एक्सीलरेशन से भेजते थे तो टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी होता था, बट अभी टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू इस केस में हो जाएगा ए बाई जी, ए कितना? QE बाई mg, ये हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू। जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना आएगा इस केस में ना? जी नीचे है और इसके वजह से एक्सेलरेशन राइट एंगल, तो 90 डिग्री आ गया, तो जब 90 डिग्री आता है तो क्या करते हैं? जी स्क्वायर प्लस QE बाई एम का होल स्क्वायर, तो देयरफॉर इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई, जो भी आप लिख सकते हो, मतलब है ना। जी इफेक्टिव पता हो गया, तो इसका टाइम पीरियड निकालना कौन सी बड़ी बात है, बस इस तरह से कितना एंगल बनाता है वो निकालना आना चाहिए, और टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा वो निकालना आना चाहिए, है ना। जी इफेक्टिव तीनों केसेस में, एक अगर mg और जो QE इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपीयर होगा वो हो गया तो ये कहानी, अगर सेम डायरेक्शन में आ गए तो ये कहानी, ऑपोजिट हो गया तो ये, और ऐसे परपेंडिकुलर हो गया तो ये। अच्छा, एक और बात बताता हूं, इसी के अंदर एक और, ये केस 2 है, इसको केस 2 कर देना, दिस इज केस 2, एंड इसको केस 3 कर देना, दिस इज केस 3, ठीक है। 3 केस, ये जो तीनों केस में यहाँ पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे
इसके ऊपर टेंशन तो इधर आएगा ना यार, तो इसके ऊपर टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, टेंशन का वैल्यू हो जाएगा टेंशन का वैल्यू हो जाएगा टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, टेंशन का वैल्यू हो जाएगा mg प्लस QE। इसके में टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें टेंशन का वैल्यू हो जाएगा mg माइनस QE, है ना, इन सब में टेंशन का वैल्यू इतना हो जाएगा। और इसमें टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे टेंशन का वैल्यू हो जाएगा कितना, QE और mg का स्क्वायर का रूट ओवर, तो t हो जाएगा रूट ओवर ऑफ mg का स्क्वायर प्लस QE बाय QE का होल स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। मैं छोटा सा करके लिख दिया, आपको समझ में आना चाहिए। टेंशन कैलकुलेट कर दो, ठीक है। जैसे कि और कैसे क्वेश्चन है, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर आपको याद हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए मेटल वायर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए मेटल वायर, याद है क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ साउंड मेटल मतलब कोई भी स्ट्रेच स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग लिखता हूं, मेटल वायर छोड़ो, वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी नहीं, वेलोसिटी ऑफ वेव कर देते हैं, वेव याद है थोड़ा थोड़ा, वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग क्या आया था, स्पीड ऑफ द वेव रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू। तो अगर कभी भी टेंशन चेंज हो गया ना तो स्पीड ऑफ द साउंड भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो पहले मैंने एक स्ट्रिंग में नॉर्मल यहां पे एक मास m लगाया था, तो इसके ऊपर टेंशन जो डेवलप हो रहा होगा, जैसे कि नीचे mg लग रहा है इसके ऊपर और ऊपर लग रहा होगा टेंशन t, तो अभी टेंशन का वैल्यू था t इक्वल्स टू mg, है ना। तो यहां पे स्पीड ऑफ द साउंड कुछ v1 विल बी रूट ओवर ऑफ mg बाई म्यू, जो भी है लिख देंगे। अगर मान लो यहां पे मैं सेम काम किया कि सेम वायर लिया, सेम मास लिया, लेकिन अभी इसका चार्ज भी है Q और यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दे दिया, तो अब जो टेंशन आएगा यहां पे वो तो थोड़ा ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर mg नीचे, टेंशन ऊपर, और वो टेंशन का वैल्यू कितना होगा ना, mg प्लस QE, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स QE भी नीचे ही लगने लगेगा, तो T इक्वल्स टू mg प्लस QE हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे जो स्पीड आएगा साउंड का v2 वो आएगा रूट ओवर mg प्लस QE बाई म्यू। तो क्या हुआ, टेंशन इंक्रीज हो गया, तो टेंशन अगर इंक्रीज हो गया तो मेरा वेलोसिटी ऑफ द वेव भी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द वेव भी इंक्रीज हो जाएगा। ये नीट 2019 में पूछा था, नीट 2019 उसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था एक, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई कर दे चार्ज रख के तो टेंशन कैसे चेंज होता है अकॉर्डिंगली। आप सोचो क्या मैं तीनों केसेस में आपको टेंशन लिखा हूं, इसमें टेंशन क्या हो रहा है, इसमें टेंशन क्या हो रहा है, इसमें टेंशन हो रहा है इंक्रीज, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव भी क्या होगा, अगर वेव का वेलोसिटी भी क्या होगा इंक्रीज। यहां पे टेंशन क्या हो रहा है डिक्रीज, यहां पे टेंशन डिक्रीज, टेंशन डिक्रीज तो वेलोसिटी ऑफ द वेव भी इसमें क्या होगा डिक्रीज। यहां पे टेंशन इंक्रीज ही हो रहा है, जी से तो ज्यादा ही है, जी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एम से तो ज्यादा ही है, तो यहां पे भी टेंशन इंक्रीजेस, तो टेंशन अगर इंक्रीजेस तो फिर से वेलोसिटी ऑफ वेव इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल पेंडुलम के केस में अप्लाई किया जाए ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में, तो उसका टाइम पीरियड में कैसे चेंजेस आता है, और उसके जो अगर वो जो स्ट्रिंग जो है, अगर वो स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग रहा है उसके अंदर हम वेव को क्रिएट करेंगे, तो स्पीड ऑफ द वेव भी टेंशन के साथ कैसे कैसे वैरी करेगा और कैसे कैसे चेंज होगा, ये उसी का कैलकुलेशन है। बस इसी तरह से क्लियर है पूरा। तो सिंपल पेंडुलम की पूरी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए हमेशा। और कोई भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जो कि सिंपल पेंडुलम के अंदर ही तो बनता है, नीचे मास लटका दो कोई भी स्ट्रिंग में, तो वो तो स्ट्रेच स्ट्रिंग सिंपल पेंडुलम से ही बन गया है ना। तो अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाओ तो कैसे कैसे चेंज होता है, ये सारे कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरा क्लियर, बहुत अच्छे समझ में आ गया है ना। ये पूरा क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए आपको कि कैसे कैसे स्पीड ऑफ द साउंड वैरीज विद द टेंशन, फॉर्मूला याद होगा, और टेंशन कौन से केस में कितना हुआ क्या नहीं कैलकुलेट करो, ग्रहण खा दो। चलो, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, नीट में बहुत पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये है छोटे कॉन्सेप्ट बट है बहुत काम के, ठीक है।
तो ये हो गया टोटल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे रिलेटेड मैकेनिक्स जैसे वर्क एनर्जी पावर और सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ अच्छे अच्छे मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, जो मैं 2 क्वेश्चन आपको आज होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। वो दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, मैं बता देता हूं, सिंपल सी बात है कि एक मास रखा हुआ है यहाँ पे, ऑलराइट, एक मास रखा हुआ है एम मास का, जिसको चार्ज भी क्यू है और स्प्रिंग क्यू लगा दिया गया है, और नीचे जो है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है शायद बोल रहा है, कनेक्टर स्प्रिंग नेग्लेक्ट द नेचुरल लेंथ इनिशियली नाउ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म। हाँ, ये फ्रिक्शन की बात कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब ये फ्रिक्शन लेस सरफेस लेना है। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो बताओ इसका कितना दूर जाएगा, क्या जाएगा, वो सब कहानी है ना। एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो हो जाएगा, एसएचएम का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो हो जाएगा। इसके अंदर आप लोग टाइम पीरियड भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको सबको सॉल्व करना है, स्क्रीन के ऊपर आ गया है अभी, स्क्रीन अच्छे से नोट कर लो क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, 2 होमवर्क दे रहा हूं, पहला होमवर्क और दूसरा होमवर्क ये सेम टू सेम, बट अभी स्प्रिंग नहीं है, अभी कोलिजन का क्वेश्चन है। क्या है ना, पहले ये यहां पे खुशी खुशी था एम और क्यू, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया राइट साइड, तो इसको दूर भेजेगा, भेजा भेजा भेजा, ये गया टकराया, फिर वापस आया ड्रर। जब ये वापस आ रहा था तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो इसको कहीं पे रोक दिया, फिर इधर भगवाया, फिर गया, फिर आया, फिर कहीं पे इसको रख देगा, फिर अंदर जाएगा। तो ये जो कंटिन्यूअसली जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ये एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अगर ये एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा तो ये ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा वो आपको बताना है। ऑलराइट, मतलब गया आया, फिर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर आके फिर, मतलब समझ लो टाइम पीरियड का मतलब जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था, गया टकराया आया, फिर गया टकराया आया, जो जितना बार ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है उसके हिसाब से इसका टाइम पीरियड क्या होगा वो ही कैलकुलेट करना है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि जितना स्पीड से टकराएगा उतनी ही स्पीड से वापस आएगा भाई साहब, खत्म कहानी। ठीक है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करवाऊंगा, दोनों क्वेश्चन को, है ना, मतलब आंसर बताऊंगा, आप घर पे सॉल्व करो और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छे टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक यहीं पे हम लोग खत्म होता है। ये थोड़े मैकेनिक्स का अच्छे क्वेश्चन आप करना सीख जाओ तो बस बढ़िया बात है ना। ये एससी वर्मा में भी इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एससी वर्मा में सेम टू सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है एससी वर्मा, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, तो आज का क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं।